हेलो एवरीवन, आप सभी बच्चों का नर्सिंग गुरुकुल के इस चैनल में फिर से वेलकम है बच्चों। आइए बच्चों, आज हम लोग मॉडल पेपर नंबर 10 करते हैं। मॉडल पेपर 10 से पहले मैं मॉडल पेपर 10 को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा ये चैनल नर्सिंग गुरुकुल फुल्ली डेडिकेटेड है नर्सिंग एग्जाम के लिए। आप किसी भी नर्सिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी नर्सिंग की कर रहे हैं, चाहे आप झारखंड नर्सिंग की कर रहे हो, चाहे आप सीनेट नर्सिंग हो गया, फिर बीएससी नर्सिंग हुआ, एम्स नर्सिंग, मतलब नर्सिंग के किसी भी फील्ड में अगर आपको जाना है और अगर आप नर्सिंग का एग्जाम देना चाहते हैं तो हमारा जो ये चैनल आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। बच्चों, अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में एक छोटा सा बेल आइकन भी होता है, उसे भी दबा लें ताकि ये घंटी बजता रहे और आपके जीवन में भी ये घंटी ऐसा बजे कि आपका जीवन संवर जाए बच्चों। मतलब हम जो भी लाएंगे आपके बेनिफिट के लिए लाएंगे। हमारा ये चैनल आपके लिए ही डेडिकेटेड है बच्चों। हम ये जो सीरीज हमारा मॉडल पेपर नंबर 10 है, वो हमने नाइन्थ मॉडल पेपर को इससे पहले डिस्कस कर लिया है, जो आपके जो आपको हमारे प्ले लिस्ट पे मिल जाएगा बच्चों। तो आइए आज के इस मॉडल पेपर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मॉडल पेपर 10। जो बच्चे लगातार जुड़े हैं वो समझ रहे होंगे कि ये मॉडल पेपर का कितना महत्व है। इससे पहले मैंने एक डाला था आपको 2025 में जो नर्सिंग का एग्जाम हो उसमें जो भी चीज़ें आई हुई थी वो भी हमने डाल रखा है। तो आपसे भी जाकर विजिट कर कर देख सकते हैं और अपनी तैयारी की जानकारी, मतलब आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं वो पता कर सकते हैं। मॉडल पेपर करने से पहले बता दूं, जो आपको मेरे स्क्रीन में दिख रहा होगा, दिस ऑल आर द टॉपर्स विच आर, जो हमारे साथ एसोसिएटेड थे इन द लास्ट ईयर्स, और जिन्होंने अपना बेहतर से बेहतरीन प्रदर्शन किया और आज वो कहीं ना कहीं एक अच्छे नर्सिंग गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज से अपनी नर्सिंग की पढ़ाई को कंप्लीट कर रहे हैं बच्चों। तो आप भी बच्चों मेरे साथ जुड़े रहें, हम लोगों के साथ, मेरी पूरी टीम के साथ जुड़े रहें। हमारा एक पैरेलल में ऐप भी चलता है, उस ऐप में जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर कर वहाँ पर जैसे ये यहाँ जो मॉडल पेपर चल रहा है वहाँ नर्सिंग गुरुकुल नाम का जो ऐप है, जो आपको प्ले स्टोर पे इसलिए मिल जाएगा। उसे डाउनलोड करके आप जो है ना क्या कीजिए, वहाँ पर जो भी टेस्ट पेपर हैं, कुछ टेस्ट पेपर फ्री में भी अवेलेबल हैं, कुछ पेड अवेलेबल हैं। तो अपनी तैयारी को इसके अकॉर्डिंग भी आप अपना बूस्टर बना सकते हैं बच्चों। तो आइए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं इस मॉडल पेपर को। और मॉडल पेपर का जो पहला सवाल है बच्चों, पहला सवाल है हमारा कि A particle moves with a uniform speed 8 meter per second or in a horizontal circle of a radius 4 meter। हॉरिजेंटल सर्कल एक होता है, वर्टिकल सर्कल एक होता है हॉरिजेंटल सर्कल। दो कुछ भी बोले बच्चों, अगर उन्होंने सेंटीपिटल एक्सप्रेशन के बारे में पूछा है तो सेंट्रीपिटल एक्सप्रेशन इज नथिंग एल्स, इट इज ए सी इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो वी स्क्वायर बाय आर अगर आप देखें बच्चों तो यहाँ पर जो वी है ना, इट इज 8 × 8 डिवाइड बाय 4 है। और जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो 4 2 जा 8 एंड इट विल बी 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सप्रेशन, तो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड इन अ वर्टिकली अपवर्ड। एक बॉडी है जो कि अपवर्ड की और प्रोजेक्ट की जा रही है विद काइनेटिक एनर्जी 200 जूल। इफ g is 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉडी। बच्चों, मैंने आपको कई बार बताया है कि जब आप किसी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाते हैं ना, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में बदल जाती है। हालांकि इन्होंने मास नहीं दिया, तो अगर मास नहीं दिया तो आप मास को एक ये इस केस में मास बराबर 1 kg मान लीजिए। ठीक है बच्चों, तो आप अगर पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgs लिखते हैं इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, मतलब जब मैं v स्पीड से किसी चीज को फेंकता हूँ तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाते जाते क्या होता है ना, वो चीज उसका पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से H इक्वल टू क्या होगा, H इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बाय mg। m तो मुझे पता नहीं है, लेट्स कंसिडर दैट m इज इक्वल टू 1। m को आप 1 कंसिडर कर ले, काइनेटिक एनर्जी 200 दिया हुआ है, g हमारा 10 होता है, ये कैंसिल आउट होगा बच्चों, तो h बराबर आपको क्या मिलेगा, 20। ध्यान रखेंगे मैंने m को 1 ले लिया, तब हमारा h हमारा 20 आ रहा है। उम्मीद है बच्चों क्लियर होगा। मैं इसे थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि आगे आगे बढ़ेंगे। फिर अगला सवाल देखो बच्चों, ये जो सवाल मॉडल पेपर 10 है ना, इससे अच्छे अच्छे सवाल प्रीवियस मॉडल पेपर में है। आप उन्हें करेंगे ना तो ये सवाल आपसे बहुत ही इजीली वे में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ द स्पीड ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज बाय 50% द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय। देखो बच्चों, अगर आप स्पीड को बढ़ाते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी अभी मान लेते हैं, जब हाफ एम वी स्क्वायर था तो काइनेटिक एनर्जी के था। ठीक है, जब आपने स्पीड को बढ़ा दिया, मतलब भी जो है ना
50% बढ़ा है, मतलब b प्लस बी बाई टू हो गया, मतलब ये 3v/2 हो गया। तो हमारा जो नया काइनेटिक एनर्जी है, मैं इसे फाइनल बोल देता हूँ, दिस इज हाफ m इंटू वी का स्क्वायर, मतलब 3v/2 का स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो आएगा क्या, 9/4 इंटू हाफ एम पी स्क्वायर, हाफ एम पी स्क्वायर। तो ये आपका जो बच्चों आया दैट इज 9/4 इंटू क्या आ गया। तो इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज पूछा है तुमसे, कहता है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज पे है, काइनेटिक एनर्जी कितने इससे इंक्रीज कर जाएगा बच्चों। तो आपको इंक्रीज का पता क्या होता है, इंक्रीज बराबर फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंक्रीज। तो अगर आपको इंक्रीज निकालना है तो फाइनल आपका क्या हो गया, 9/4 के माइनस के डिवाइड बाय के इंटू 100। जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा बच्चों तो 5/4 आएगा, 5/4 इंटू 100 दैट इज 125% तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चलिए ना देखो, ये करोगे ना तो 5/4 इंटू 100 एंड 5/4 इंटू 100 कितना होगा, 25, 25 25 इंटू 5 इट इज 25। अगेन बच्चों कहीं भी कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी को लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में ये जो इस टाइप का सवाल है ना, हमने लाखों सवाल, मतलब लाखों नहीं, कुछ नंबर ऑफ निम्नलिखित नंबर ऑफ क्वेश्चन तो इस टाइप का हमने किया भी था। अगर आप पिछले मॉडल पेपर को देखेंगे तो ऐसे सवाल हम लोगों ने वहां भी कर रखा है। आपने एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बराबर होता है हाफ, होता है स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। तो अगर आप स्ट्रेस को देखें, स्ट्रेस बराबर होगा फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन बराबर होता है डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 1/2। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का। तो अगर आप देखिए ए इंटू एल भी तो वॉल्यूम होता है, तो ये वॉल्यूम और नीचे वाला वॉल्यूम से कट जाएगा। तो फाइनली जो हमारा एनर्जी का फॉर्मूला आया, एनर्जी का फॉर्मूला आया वो आता है हाफ, हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल। ध्यान देना बच्चों, जो हमारा एनर्जी का फॉर्मूला आ गया बच्चों, दिस द फॉर्मूला फॉर दिस एनर्जी विल बी, जस्ट गिव मी अ मिनट आई विल टेल यू। द फॉर्मूला फॉर द एनर्जी इज व्हाट, दैट इज इक्वल टू यू इक्वल टू हाफ फोर्स इंटू डेल्टा एल। ठीक है, डेल्टा एल इज एन एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन का फॉर्मूला भी मैंने कई बार बताया बच्चों। अगर आप पिछले मॉडल पेपर को देखें, पिछले मॉडल पेपर के डिस्कशन को देखें, तो हाफ इंटू क्या, एफ एल अपॉन ए इंटू वाई, ये मैंने कई बार बताया। ठीक है, तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे बच्चों तो दिस इज, ये हो जाएगा आपका जाकर ये u इक्वल टू हाफ इंटू एफ स्क्वायर एल अपॉन ए इंटू वाई। इन्होंने शायद हाफ नहीं दिया हुआ है, तो आपका आंसर इसके अकॉर्डिंग ए होना चाहिए। यहाँ पर आप लगा दीजिएगा। ठीक है, तो दिस इज आवर आंसर, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम से ये आंसर आता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। हम्म, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि विच पॉइंट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कॉरस्पॉन्ड टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट तो कुछ और होता है, एल्ड पॉइंट नहीं, नहीं। हमारा जो आंसर होगा प्रोपोर्शनलिटी लिमिट ही लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहलाता है। वो कितना तक जा सकता है, कब वो टूटेगा, वही उसका प्रोपोर्शनलिटी लिमिट होता है। फिर कहता है टू लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी रो एंड 2a आर फिल्ड इन अ वेसल वन अबव अदर्स इन इक्वल हाइट। ठीक है, प्रेशर सेम हाइट पे अगर रखा गया है तो हम प्रेशर लिखते हैं P बराबर रो जी एच प्लस 2 ρ g h। ठीक है, दिस इज द प्रेशर। नाउ इट विल बी ए 3 ρ g h, g और h तो कांस्टेंट है। तो इन्होंने पूछा है कि रो किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो 3 ρ के प्रोपोर्शनल होगा। आप देख रहे हैं 3 ρ, तो आंसर क्या होगा, 3 ρ इज द करेक्ट आंसर। फिर आगे बढ़ते हैं कि बर्नौली इक्वेशन कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर करेक्टली व्हेन द फ्लो रेट। देखो बर्नौली इक्वेशन जो होता है, बर्नौली इक्वेशन P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो ए बी, हाफ रो ए बी स्क्वायर, मतलब प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है वो कांस्टेंट के बराबर होता है। ये तब अप्लाई होता है जब हमारा लिक्विड क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, नॉन विस्कस होता है, और स्टेडी फ्लो के लिए अप्लाई होता है। हाई विस्कोसिटी वाले लिक्विड के लिए अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, कहता है कि द टर्मिनल वेलोसिटी, देखो बच्चों मैंने कई बार आपको टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया, 2r², ठीक है, रो माइनस सिग्मा अपॉन 9 इंटू नीटा, और इधर में एक में जी आ जाता है। ठीक है, नीटा क्या होता है, नीटा इज द विस्कोसिटी। कहता है कि हमारा स्पेयर की टर्मिनल वेलोसिटी कब इंक्रीज करेगी, स्पेयर की टर्मिनल वेलोसिटी आपका तब इंक्रीज करेगी जब रेडियस इंक्रीज करे, नहीं नहीं, रेडियस के रेडियस अगर इंक्रीज करेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, रेडियस डिक्रीज करेगा तो टर्मिनल वेलोसिटी इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के कारण जिसके जो उसके साथ होगा यही इसके साथ भी होगा।
डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड नहीं नहीं, अगर ये देखो डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड के बारे में नहीं कह सकते क्योंकि रो माइनस सिग्मा है, लेकिन विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड अगर डिक्रीज करता है तो ऑब्वियसली टर्मिनल ये अगर डिक्रीज करेगा तो इनको इंक्रीज करना ही पड़ेगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है बच्चों, आइए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है, बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों। अगला सवाल है हमारा कि ए बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम रेस्ट, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी आफ्टर टू। देखो कोई बॉडी अगर ऊपर से फॉल करती है तो हम v बराबर जानते हैं u माइनस जी टी इज द फॉर्म। एक्चुअली उन्होंने रेस्ट से स्टार्ट किया तो हमारा u तो इनिशियल जीरो हो जाएगा, तो मैं सीधा v1 अपॉन v2 अगर करूं तो माइनस ऑफ जी टी वन अपॉन माइनस ऑफ जी टी टू। ठीक है, माइनस माइनस तो कट जाएगा, जी का वैल्यू से कट जाएगा, टी1 और टी2, टी1 हमारा 2 है, टी1 हमारा 2 है और टी2 हमारा 4 है, तो मतलब 2/4। 2/4 का रेशियो देख लो बच्चों, 2/4 का रेशियो क्या है, 2/4 का रेशियो 1:2 है। आंसर क्या होगा, फर्स्ट। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। फिर अगला सवाल है द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। आप मैंने कई बार बताया कि एस्केप वेलोसिटी बराबर होता है √2gm/r। ये जो m होता है बच्चों, m इज द मास ऑफ ए प्लैनेट, r इज द रेडियस ऑफ दिस प्लैनेट। मास ऑफ द बॉडी नहीं, जिस बॉडी को फेंका जाता है उसके मास से कोई मतलब नहीं होता है इसके वेलोसिटी का। रेडियस ऑफ द अर्थ, हाइट ऑफ द प्रोजेक्ट, नो नो डायरेक्शन, नहीं नहीं भाई, ओनली रेडियस ऑफ द अर्थ पे डिपेंड करता है, ओनली रेडियस ऑफ द अर्थ पे डिपेंड करता है। आपको ये चीजें याद रखनी होगी। ठीक है बच्चों, मैं एक बात और बता दूं, मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप जिस तरह से ये प्रिपरेशन हमारे साथ कर रहे हैं अपनी तैयारी को और बूस्टअप करने के लिए, आप क्या कर सकते हैं, हमारे नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। वहां आपको टेस्ट पेपर मिल जाएगा, टेलीग्राम सपोर्ट्स है, आपको वहां पर सारे टीचर्स लाइव सारे टीचर्स मिलेंगे और टीचर से अपने डाउट्स को तुम वहां पर क्लियर कर भी सकते हो। ठीक है, वो एक कुछ पेड कोर्स भी है और कुछ ऐसे भी अवेलेबल है जो सारे बच्चों को दिया जाता है। तो अपनी मतलब इसके अलावा भी वहां पर भी कुछ कुछ ऐसे कंटेंट है जो सबके लिए अवेलेबल है, मतलब विदाउट पेड कोर्स भी कुछ कंटेंट अवेलेबल है। तो आप जाकर हमारे टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर अपनी तैयारी को आप बेहतरीन से बेहतरीन बना सकते हैं बच्चों। ठीक है, आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है कि द टोटल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट ऑफ, मैंने कई बार बताया कि कभी भी सैटेलाइट कोई अगर सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है तो उसका जो टोटल एनर्जी होता है वो नेगेटिव होता है, और टोटल एनर्जी सैटेलाइट का बोला जाता है बच्चों, दिस इज डी एम अपॉन 2r। बट अगेन यहाँ माइनस लगाना जरूरी है, अगर माइनस नहीं लगाओगे तो फिर तो खेला खत्म हो गया, फिर वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द डेप्थ डी बिलो द अर्थ सरफेस। मैंने कई बार बताया कि जब आप नीचे जाते हैं तो भी आपका एक्सलेशन घटता है, ऊपर जाते हैं तो भी आपका एक्सलेशन घटता है। तो नीचे कैसे घटता है, तो जी जी इंटू 1 - dy। ये सवाल कई बार आ चुका है, इससे अच्छे अच्छे सवाल आए हुए हैं मॉडल पेपर 5 या 6 में देखिएगा तो। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर अगला है कि टू रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस 2 ohm and 4 ohm are connected in parallel, the ratio of current through them। कहता है कि दो रेजिस्टर है जो कि 2 ओम और 4 ओम से कनेक्टेड है। ठीक है, देखो बच्चों, आपको पता होगा कि जो हमारा ये पैरेलल, ये 2 ओम है, ये 4 ओम। हम जानते हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, करंट होता है, वो इनवर्स रेशियो में बढ़ता है करंट के रेजिस्टेंस के साथ, इन किस में, इन पैरेलल। तो अगर हम देखें कि I1/I2 इज इक्वल टू नथिंग एल्स, इट इज R2/R। ठीक है, तो R2/R1 द रेशियो ऑफ द करंट थ्रू दैम, तो R2/R1 मतलब 4/2, दैट इज क्या, 2:1। आंसर क्या होगा, बी। मतलब आपको याद रखना होगा ये बातें कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R इन केस ऑफ ए व्हाट, जो हमारा करंट होता है पैरेलल में वो इनवर्स रेशियो में बढ़ता है, रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में बढ़ता है। बट इन केस ऑफ ए सीरीज वो हमारा डायरेक्ट रेशियो में बढ़ता है, मतलब जिसके अकॉर्डिंग जिस जो जो रेशियो करंट का होगा वही रेशियो रेजिस्टेंस होगा इन सीरीज में, बट पैरेलल में उसका रिवर्स होगा। पावर लॉस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कैरिंग करंट आई इज, मैंने कई बार बताया कि पावर लॉस P इज इक्वल टू I²R होता है। तो आप P इक्वल टू जब आप लिखते हैं I²R तो ये प्रोपोर्शनल किसके है, I² के। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 में बढ़ते हैं। कहता है कि इन एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रेसिस्टर द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। देखो एसी सर्किट में रेसिस्टिव सर्किट, ओनली रेसिस्टिव सर्किट रहे तो फेज डिफरेंस क्या होगा, करंट और रेसिस्टर सेम फेज में होते हैं आपके रेसिस्टर सर्किट में। तो बच्चों आपके लिए एक सवाल है कि इंडक्टिव सर्किट में यही चीज क्या होता है, इंडक्टिव सर्किट में, और कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है। ठीक है, आप इस सवाल का जवाब अपने हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 ये हमारा कहता है द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए कॉइल कैरिंग करंट डिपेंड्स ऑन द, मैंने कई बार बताया कि बी बराबर होता है यू नॉट आई बाय टू आर सेंटर पे, अगर नंबर ऑफ टर्न्स है तो एन एन यू नॉट एन आई बाय टू आर, इसी चीज को एन आई बाय टू आर भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ओनली ऑन द रेडियस, नहीं नहीं, ओनली रेडियस पे भी डिपेंड करता है, करंट पे भी डिपेंड करता है, करंट एंड द नंबर ऑफ, देखो ये दोनों भी हो सकता है बट करंट एंड नंबर ऑफ टर्न्स में इसमें दो चीज है, तो आप इसे ऑप्शन सी के साथ जाना चाहेंगे, ठीक है बच्चों। अगले सवाल कहते हैं, कहता है कि इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रिंग विच डिक्रीजेस, आपका जो फ्रिंग विच होता है दिस इज नथिंग एल्स, इट इज बीटा इक्वल टू लैम्डा डी ओवर डी, ठीक है। बीटा क्या होता है, दिस इज अ फ्रिंग विच, डी क्या होता है स्क्रीन डिस्टेंस, और स्मॉल डी क्या होता है, इट इज अ स्लिट, स्लिट के बीच का सेपरेशन, ठीक है, स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस। तो कहता है कि यंग्स रिप्रेजेंट में फ्रिंग विच कब डिक्रीज करेगा, जब हमारा स्क्रीन डिस्टेंस अगर डिक्रीज करे तो सबसे पहले वेवलेंथ डिक्रीज करे, तो ऑब्वियसली वेवलेंथ डिक्रीज करने से हमारा फ्रिंग विच भी डिक्रीज करेगा, ठीक है। फिर कहता है स्क्रीन डिस्टेंस, नहीं स्क्रीन का डिस्टेंस अगर इंक्रीज कर जाए तो आपका फ्रिंग विच भी इंक्रीज करता है। स्लिप सेपरेशन डिक्रीज, अगर स्लिप का सेपरेशन डिक्रीज करेगा तो बीटा इंक्रीज करेगा, क्योंकि इनवर्स रेशियो, स्क्रीन डिक्रीज, स्क्रीन डिस्टेंस डिक्रीज, अगर स्क्रीन का डिस्टेंस डिक्रीज करता है तो ये भी डिक्रीज करता है। ऑप्शन ए और डी में दोनों में से कोई भी सही होता है, ठीक है, ऑप्शन ए और डी बोथ आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं बच्चों और क्वेश्चन नंबर 18 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट द क्वांटम नेचर ऑफ ए लाइट। ऑब्वियसली ये क्लासिकल वेव थ्योरी जो है इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, इसीलिए ये हमारा क्वांटम नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करता है, क्योंकि बिकॉज इमिशन जो होता है ना उसमें लगातार होता है, और इस इमिशन को बोलता है कि एनर्जी जो है पैकेट की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी एक पैकेट के रूप में होती है, और उसकी वहीं से ई बराबर एस, ई बराबर एन एच न्यू के फॉर्म में हमारा एनर्जी होता है, तो इमिशन इज इंस्टेंटेनियस। फिर कहता है कि एनर्जी रिलीज इन द न्यूक्लियर रिएक्शन इज कैलकुलेटेड बाय, ऑब्वियसली एनर्जी जो न्यूक्लियर रिएक्शन में कैलकुलेट होती है वो ई बराबर एम सी स्क्वायर से कलेक्ट होती है। द यूनिट ऑफ रेडियोएक्टिविटी सब्सटेंस, रेडियोएक्टिविटी सब्सटेंस का जो यूनिट होता है वो बैक्यूल होता है, ठीक है। ये सिर्फ ये शॉर्ट क्वेश्चन है, मतलब ये आप ये जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ ना ये बच्चों अभी दो तीन जो मैंने बताया वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको याद है तो बनेंगे, नहीं है तो फिर दिक्कत है, और ऐसे में आप इसे अन्यथा ना ले, आपको क्या मतलब अन्यथा इन द सेंस आप है ना इसे ऐसे ही टिक मारकर ना बनाए, मतलब जय राम जी, जय मतलब अपने भगवान का नाम लेके इसको ना बना देने तो गलत हो जाएगा, समझ रहे हैं बात को। तो ऐसा है, मतलब ये चीजें आपको आनी चाहिए। और मैं जहां तक देख पा रहा हूँ नर्सिंग एग्जाम मतलब थोड़ा अगर कोई बच्चा अच्छे से प्रिपरेशन करे तो आराम से वो एक अच्छे नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कहता है कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो क्यों आपने पढ़ा होगा कि क्यू बराबर अगर आपने डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन फार्मूला देखो, कोई बच्चा है ना चार्ज का फार्मूला क्यू बराबर जो आई टी होता है उसको ए टी लगाता है, इसने सिर्फ करंट का बोला, तो करंट जो होता है आई से, और आई का एम्पियर होता है, तो ए भी लिखा रहता है कहीं कहीं एम्पियर लिखा रहता है, तो इलेक्ट्रिक करंट इज ओनली ए, ठीक है। या फिर आप इलेक्ट्रिक करंट को जब हम क्यू बराबर आई इंटू टी लिखते हैं तो आई बराबर हो जाएगा क्यू बाय टी, तो आप इसे वही बात पड़ जाएगा बच्चों, तो मतलब इसे कुलम बाय कुलम पर सेकेंड भी कह सकते हैं, कुलम पर सेकेंड, जैसे कुलम पर सेकेंड इज आल्सो द यूनिट ऑफ करंट, इट इज कॉल्ड एम्पियर, तो आप एम्पियर ही कहना सही है, परफेक्ट है, ठीक है। अगर आपको इसका यूनिट और अच्छे से जानना है तो आप इसे क्यू बाय टी लिखते हैं और क्यू को कुलम पर सेकेंड कहते हैं। फिर अगर क्वेश्चन नंबर 22 की ओर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कहता है कि ए कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स ए डिमिनिश्ड इमेज, डिमिनिश्ड रियल इमेज व्हेन द ऑब्जेक्टिव, देखो बच्चों कि कन्वेक्स लेंस में तो ऑब्वियसली हमारा डिमिनिश्ड इमेज बनता है एक पोजीशन को छोड़ के, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है पी और एफ के बीच रखा रहता है, ठीक है, बीच बीच रखा रहता है, सॉरी हाँ पी और एफ के बीच रखा रहता है, तो वो जाकर वो इनलार्ज बन जाता है, ठीक है। और इस केस में कहता है कि डिमिनिश्ड इमेज व्हेन द रियल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज, तो देखो बच्चों जैसे जैसे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब 2f से इधर आइएगा, आपका जो इमेज है ना बड़ा बनते रहेगा, सबसे पहले 2f पे इक्वल बनता है, फिर उसके बाद आप 2f से थोड़ा सा इधर आते हैं मतलब f की ओर बढ़ते हैं तो फिर उससे बड़ा बनता है, फिर f पे आते हैं तो इन्फिनिटी पे इमेज चला जाता है, तो f के इधर आने से आपका इमेज बड़ा बनता है, डिमिनिश्ड साइज जो है ना 2f के उधर ही बनता है, या तो इन्फिनिटी पे बियॉन्ड द 2f, तो बियॉन्ड द 2f वो पोजीशन होता है जिसमें ऑब्जेक्ट, जिसमें अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमें एक ऐसा डिमिनिश्ड इमेज मिलता है, हमें एक डिमिनिश्ड इमेज मिलता है, तो हम बियॉन्ड 2f के साथ चलेंगे,
ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 ये कहता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज पॉसिबल। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब पॉसिबल होता है बच्चों? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब हमारा लाइट जो है डेंसर से रेयर जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है। तो ये दो चीज जरूरी होती है। सबसे पहला लाइट डेंसर से रेयर जाएगा, दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल देन DIR पॉसिबल। तो हम चलेंगे इसके साथ लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। फिर आगे बढ़ते हैं। डिस्पर्शन ऑफ ए व्हाइट लाइट बाय द प्रिज्म अकर क्यों होता है? देखो डिस्पर्शन हो गया। डिस्पर्शन जो होता है व्हाइट लाइट, वो उसके मेटेरियल के कारण, मेटेरियल जो बना होता है उसके कारण होता है। और मेटेरियल की डेंसिटी को डिफाइन करने के लिए सबसे अच्छा टर्म आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रिस्पॉन्सिबल टर्म्स होगा डिस्पर्शन ऑफ ए व्हाइट लाइट की। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ। आप ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। नेट जो नैंड गेट होता है बच्चों, वो एंड प्लस नॉट गेट का कॉम्बिनेशन होता है। एंड प्लस नॉट जो है वो नैंड बनाते हैं, ठीक है। इसमें बुलियन अलजेब्रा में इनका फॉर्मूला देखें तो y बराबर a डॉट b बराबर होता है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ए नैंड गेट। मैंने नैंड गेट के इससे पहले जब आप वीडियो देखिएगा ना, तो नैंड गेट को मैंने डिटेल में बताया है, ठीक है। आप वहां जाकर इसे देख सकते हैं। तो कहता है कि ए नैंड गेट गिव्स ए आउटपुट लो। कब ये देगा? जब दोनों आउटपुट हाई होगा तो ये इनपुट लो देगा। तो जब बोथ कहता है कि ये लो इनपुट कब देगा? दोनों हाई, बोथ इनपुट हाई है। जब दोनों इनपुट हाई हो तब ये लो देता है। फिर आगे बढ़ते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ ए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का मेन फंक्शन क्या होता है बच्चों? ट्रांसफार्मर का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है इंसुलेशन या कूलिंग। इंसुलेशन या कूलिंग। इंसुलेशन इज द कूलिंग ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए ट्रांसफार्मर। फिर अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा ये कहता है कि द लेटेंट हीट इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, बिकॉज उसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूलर सेपरेशन होता है। जब आप लेटेंट हीट देते हैं तो टेम्परेचर का राइज नहीं होता, उसमें फेज का चेंज होता है। और फेज चेंज कैसे होता है? जैसे हमारा बर्फ है तो बर्फ से वाटर बनेगा, तो इसमें मॉलिक्यूल का जो सेपरेशन है ना वो अकर्ष होता है, इसीलिए लेटेंट हीट रिक्वायर करता है चेंज के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 20, इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28 कई बार आ चुका है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डिफाइन टेम्परेचर, क्योंकि ये टेम्परेचर को डिफाइन करता है। कहता है कि अब क्वेश्चन नंबर 29 कहता है इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इंक्रीजेस। आपने पढ़ा होगा v बराबर होता है न्यू इनटू लैम्डा। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स इन इंक्रीजेस व्हाइल स्पीड इज कांस्टेंट। अगर इसको कांस्टेंट रखना है, अगर इसको कांस्टेंट रखना और इसको बढ़ाना है, अगर इसको बढ़ाना है तो ऑब्वियसली वेवलेंथ को घटाना पड़ेगा। तो मतलब अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता है तो वेवलेंथ डिक्रीज करेगा, वेवलेंथ डिक्रीज करेगा। नाउ अब ये यहाँ तक बच्चों आपको समझ में नहीं समझ में तो आया ही होगा। अगर नाउ लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये कहते हैं बॉडी मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड बट चेंजिंग डायरेक्शन मस्ट बी अंडर। देखो अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है और डायरेक्शन चेंज कर रही है, मतलब उसके पास वेलोसिटी है, उसके पास अगर वेलोसिटी है तो वो एक सर्कुलर मोशन में मूव करती है। सर्कुलर मोशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करती है तो ऑब्वियसली उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। तो ये हो गया मॉडल पेपर 10 बच्चों। अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट होगा बच्चों तो अपनी क्वारी को आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। और एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर अपनी तैयारी को और बूस्टअप करना चाहते हैं तो आप हमारे नर्सिंग गुरुकुल के इस ऐप को डाउनलोड करके वहां पर जो टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, टेलीग्राम सपोर्ट, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो आपको वहां पर मिलेंगे। और हमारे टीम के साथ जुड़े और अपनी तैयारी को बेहतरीन से बेहतरीन बनाएं। थैंक यू गाइस टू वाचिंग माय वीडियो। और थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब भी कर देंगे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मॉडल पेपर 11 के साथ नेक्स्ट वीडियो। चलो बच्चों बाय।